देखिए, मध्य प्रदेश सरकार और डॉक्टर मोहन यादव जी की ये जो कल्पना है, ये बहुत अद्वितीय इस कल्पना को ये कह सकते हैं कि बल्कि जैसे भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल और लोकल को तवज्जो देने के लिए कहीं ना कहीं उद्योग भी हमें डेवलप करने पड़ेंगे। अभी हम राजधानी की जब बात करते हैं तो भोपाल एक जिला, हुजूर और बैरसिया तहसील के अंदर का एक जिला सीमित हो जाता है, लेकिन अब हमने, सरकार ने जो कल्पना की है वो बहुत बड़ा दायरा इसको बनाया है। इसमें हमने विदिशा का पार्ट जोड़ा है, यानी विदिशा जिला जोड़ा है, रायसेन जोड़ा है, सीहोर जोड़ा है, और क्या बोलते हैं, राजगढ़ जिला जोड़ा है। ये जो 4-5 जिलों को मिलाकर एक जो है नया मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा। इनमें यातायात की सुविधाएं 4 लेन, 6 लेन, 2 लेन होगी। इसमें सीवेज कनेक्टिविटी ठीक की जाएगी, इसमें विद्युत कनेक्टिविटी ठीक की जाएगी, मेट्रो के प्रोजेक्ट डालकर यातायात को सुगम और आसान बनाया जाएगा। इन जिलों में आने वाले एजुकेशन के हब हैं, चाहे मेडिकल के कह लीजिए, चाहे यूनिवर्सिटी कह लीजिए, चाहे नए नए जो है कल कारखाने कह लीजिए। तो कुल मिलाकर ये जो आज की तारीख में हमारे 3-4 जिले थे जो रोजगार उन्मुख जिले नहीं थे, एक तरह से रायसेन, एक तरह से विदिशा, राजगढ़, सीहोर और भोपाल भी अगर कह लें तो बहुत छोटा सा औद्योगिक कल था। ये एक बड़ा औद्योगिक ढांचा खड़ा करके लाखों लोगों को रोजगार देने की कल्पना है और सुव्यवस्थित शहर बसाने की योजना ये है। तो मैं इस योजना के लिए हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगा कि मोदी जी की जो कल्पना है उसको हम जमीन पर उतारने के लिए मध्य प्रदेश सरकार परिश्रम के साथ योजनाबद्ध तरीके से इन जिलों का विकास करेगी। और अकेले राजधानी का ही नहीं बल्कि इंदौर को भी इस तरह की योजना में जोड़ा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे जब पूरे मध्य प्रदेश में कल्चर आएगा तो एक तरह से रोजगार और विकास का एक साथ गति चलेगी। तो ऐसा नहीं होगा कि हमने फैक्ट्री खड़ी कर दी और सड़क की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सड़क भी बन रही है, फैक्ट्री भी चल रही है। फैक्ट्री बन गई, लाइट की प्रतीक्षा, सड़क, फैक्ट्री, लाइट एक साथ जाएगी। सड़क तो बन गई, मेट्रो भी नहीं पहुंची, यातायात कहां से होगी, तो वो भी सुगमता होगी। तो एक तरह से एक साथ पूरा विकास और सुनिश्चित विकास और आने वाले 50, 60, 100 साल के लिए विकास, ये योजना एक अच्छी कल्पना के साथ होगी। और वैसे हमने कल, मैंने कहा ना कि हमने राजधानी के स्वरूप को भी उसी आधार पर सजाने के लिए 9 द्वार भी तैयार कर रहे हैं। हर द्वार में ये बताया जाएगा कि राजा भोज की नगरी कितनी विशाल थी, कितनी बड़ी थी और कितनी दिव्य थी। इसका स्वरूप भी उसमें प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि ये जो कर रहे हैं, चाहे द्वार की बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटी की नाम भोपाल के नाम पर रखने की बात करें, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, प्रोग्रेस करें, राजनीति के लिए नाम न बदलें। नहीं, हम ऐसा कहीं नहीं लगे। और कांग्रेस की जिन जिन नेताओं को लगता है तो वो प्रोग्रेस की जगह बता दें, हमें बताएं। वो काजी कैम्प में प्रोग्रेस कराना चाहते हैं, हम काजी कैम्प तोड़ के फिर से नया बना दें। आप बताओ, प्रोग्रेस की जगह बताओ ना, कहाँ कराना चाहते हो आप बताइए। इस इलाके में सरकार प्रोग्रेस करने में कोई नहीं, और सरकार की तो अब रिहेबिलिटेशन की स्कीम भी डाल रहे हैं। अगर पुराने निजी मकान भी हैं और वो भी अगर किसी के साथ पीपी मोड में पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो प्राइवेट बिल्डरों के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, सरकार की हाउसिंग बोर्ड और बीडीए के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। और जहां 2 माला बिल्डिंग बनी है वहां अगर जगह और उसका भू परीक्षण हमको अनुमति देगा तो हम 10 माला 15 माला बिल्डिंग की भी अनुमति दे देंगे। बहुत शर्त है, पार्किंग होना चाहिए, यातायात को सुगमता होनी चाहिए, उसमें कोई परेशानी नहीं। कांग्रेस के किसी भी मित्रों को हमारा आप सबके माध्यम से खुला आग्रह है कि वो बताएं कि डेवलपमेंट चाहते कहां, वो कौन सी झुग्गियों को पक्के मकान में चाहते हैं। हम 3 महीने के अंदर वहां काम शुरू कर देंगे, बताओ तो, डरो मत। सर, आंतरिक सुरक्षा को लेकर आप एक बार फिर से पश्चिम बंगाल वेरिफिकेशन हो जाए कि हाँ। देखिए, भारत सरकार की ये जो है या किसी भी सरकार की ये नैतिक सोच है, अपने देश को सुरक्षित रखना, अपने नागरिक को सुरक्षित रखना, अपनी जमीन को सुरक्षित रखना, अपने कल कारखानों को सुरक्षित रखना। बाहर के विदेशी लोग देश में आ जाएं और वो नकली और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लें, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो यहाँ के मूल नागरिक बन जाए तो एक तो मूल नागरिकों का हक छीने, अधिकार छीने, उनको मिलने वाली सुविधाएं छीने, और बाद में जब कभी कोई घटना दुर्घटना घटित हो तो उस दुर्घटना में भारत के खिलाफ खड़े हो जाएं। इसलिए मैं समझता हूं भारत के गृह मंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने जो निर्देश दिए हैं कि लोग अपने अपने दस्तावेज दिखाएं और दस्तावेज नहीं दिखाएं तो उनको भारत छोड़ना पड़ेगा।
ये अभियान संपूर्ण देश के लिए है और इसके लिए भारत सरकार को हम हृदय से बधाई और धन्यवाद देते हैं। हमारे अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा, ये हमारी सरकार की, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे राष्ट्रीय सरकार हो, और भारत सरकार ने ये कदम उठाया है। सबको, भारत के प्रत्येक नागरिक को इसमें भारत सरकार का, भारत की सेना का और स्थानीय पुलिस का भरपूर सहयोग करना चाहिए, जिससे कोई भी अपराधी दुख छिप कर भी भारत में न छिप सके। आप लोगों ने तैयार कर ली है लिस्ट कि कहाँ कहाँ पे म्यांमार और बांग्लादेश? देखिए, ये लिस्ट रामेश्वर शर्मा को तैयार नहीं करनी। ये लिस्ट अपने अपने जिले के अपने अपने प्रशासनिक अधिकारी, थाना क्षेत्र या संबंधित एसडीओ या जो वहाँ के अधिकारी होंगे जिनको मजिस्ट्रेटिव पावर होंगे, उनको सरकार देगी। हम पॉलिटिकल लोग किसी को टारगेट नहीं करना चाहते, लेकिन कोई भी भारत विरोधी है और भारत का नागरिक नहीं है तो वो बिना वीजा के भारत में रह भी नहीं सकता। और इसलिए भारत सरकार ने ये जो कदम उठाया है, ये स्वागत योग्य कदम है और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है। सरकारें वोट की तरफ ना देखें, सरकार हिंदुस्तान की तरफ देखें। अपना देश सुरक्षित रहना चाहिए, अपना नागरिक सुरक्षित रहना चाहिए। इसमें स्थानीय स्तर पर भी सहयोग करें और भारत सरकार को भी सहयोग करें। जय हिंद वाला नेताओं ने बयान दिए थे कि जय हिंद बोल के निकल जाए, ज्यादा भाषण न दे। पर वही कांग्रेस का कहना है कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और इंदिरा गांधी इसका उपयोग करते थे, कभी बीजेपी जय हिंद नहीं बोलेगी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के दिमाग में हर हमेशा नफरत की राजनीति है। कांग्रेस कभी ये सोचती नहीं है बीजेपी क्यों नहीं बोलेगी। अरे बीजेपी तो एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसका निर्माता भी हिंदुस्तान में पैदा हुआ, जिसका एक एक कार्यकर्ता हिंदुस्तानी है। हम कोई कांग्रेस थोड़ी हैं कि हमको वो ये ह्यूम ने पैदा किया हो, कोई विदेशी अंग्रेज ने पैदा किया हो। सर, हम तो हिंदुस्तान की कोख से पैदा हुए हैं। जय हिंद भी बोलेंगे, भारत माता की जय भी बोलेंगे, वंदे मातरम भी बोलेंगे, तिरंगे को सर पर रखकर भी चलेंगे। हमारा भारत के गौरव के लिए जो जो बन सका, ये शरीर वो काम करने के लिए तैयार है। ये देश के लिए जिएंगे, जरूरत पड़ी तो देश के लिए मरेंगे। लिखे कोई भी कुछ भी, बोले कोई भी कुछ, लेकिन जो देश का नारा है जय हिंद, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है। ध्यान रखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हर नारे को भारतीय जनता पार्टी ने दिल दिमाग से स्वीकार किया है। और इसलिए आप देखोगे कि कुछ गुलामी के चिन्ह संसद भवन और राष्ट्रपति के भवन के सामने थे, वहाँ भी कर्तव्य पथ मार्ग बनाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा लगाकर बता दिया कि ये वो नेताजी हैं जिनने अंग्रेजों के खिलाफ खुली चुनौती के साथ युद्ध लड़ना स्वीकार किया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदान के बाद ये देश आज़ाद हुआ है और जिसने देश आज़ाद किया है उसका नारा था जय हिंद। वो नारा हम सब बोलेंगे और जो भारत के हित में नारा हो, कोई भी नारा दे, उसे बोलने में हमें संकोच नहीं है। हम तो भारत के हैं, भारत की मिट्टी के ही रहेंगे और भारत की मिट्टी की जो बात करेगा उसका सम्मान भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा करती आई है। दीनदयाल उपाध्याय जी के ज़माने से, मुखर्जी के ज़माने से, अटल जी के ज़माने से, अडवाणी जी के ज़माने से, माननीय आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो वैसे ही कर ही रहे हैं। पर सब भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रत्येक कार्यकर्ता इस देश को समर्पित था, समर्पित है और जब तक इस धरती पर जिएगा वो भारत के प्रति समर्पित रहे।